नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपसे काफी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पर। तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपका आरसीईटी के साथ में 2023 का एग्जाम है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीईटी के टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीईटी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता है। मैं आपको जैसे बर्बाद करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करके उनके व्यक्तिगत डेटा को दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि आपके पास अगर कोई लिंक आती है दोस्तों आपसे, उसके अंदर आपकी जो पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका जो आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपसे फिल करने के लिए बोला जाए तो दोस्तों वो प्रकार का, यानी कि अगर वो क्या होता है, एक अगर फ्रॉड ईमेल होता है, यानी कि फ्रॉड जो लिंक होती है अगर वो होती है तो दोस्तों वो आपका कहलाता है फिशिंग अटैक, यानी कि आपसे यहाँ पर व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। एंड दोस्तों आपकी जो जैसे अगर आप उनने अगर उसके अंदर अपनी डिटेल फिल कर दिए तो दोस्तों आपसे यहाँ पर जो होता है पैसे ऐड जाते हैं, यानी कि आपको ब्लैकमेल किया जाता है। दोस्तों आपसे क्या किया जाता है, यहाँ पर ठगी की जाती है। दोस्तों आप इससे सावधान रहना। फिशिंग अटैक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको पता होगा। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानूनों किस क्षेत्र के अंदर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आपको नाम में पता चल रहा होगा इंडियन आईटी एक्ट। एंड दोस्तों इसके साथ में आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्या कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि आईटी का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको पता होगा, मैंने बहुत बार आपको पहले वाली क्लास के अंदर बता रखा है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उनको देख लेना। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होता। तो अंदर बात करें कौन सा आपका यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फ्लैश मेमोरी जो होती है वो आपकी एक इंटरनल मेमोरी होती है। इसके अंदर आप कोई बाहर से मतलब कि इसको कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये आपका क्या होता है हार्डवेयर का पार्ट होता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको बताओगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सीडी या डीवीडी पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने अगर कभी सीडी वगैरह प्ले की होगी तो दोस्तों उसके अंदर आपने देखा होगा कैसेट, जिसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कैसेट। अगर आपने कभी प्ले की होगी तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके अंदर आपने देखा होगा कि कभी वीडियो आती है, कभी उसके अंदर क्या आता है साउंड आता है दोस्तों, कभी उसके अंदर फोटो भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों उसको जो लिखने की प्रक्रिया, यानी कि उस सीडी के अंदर जो डालने की उसको डाला गया है उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है बर्निंग का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पर एक और प्रोसेसिंग आपसे पूछ जा सकती है, वो होती है आपकी बोटिंग। बोटिंग क्या होती है, अगर आपने अपने कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन करते हो तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, बोटिंग प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि कंप्यूटर ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी यहाँ पर बोटिंग कहलाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों मैंने आपको दोनों ही इसके अंदर क्लियर कर दिया। ऑप्शन जो यहाँ पर बात करें बी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड दोस्तों ये डायरेक्ट फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे जैसे आप इसको बार बार पढ़ोगे आपको सारी फुल फॉर्म रट जाएंगे। रटने का सेंस है कि आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हमें हुई है वैसे आपको भी हो जाएंगे। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि दस्तावेज मुद्रित करने से पहले ये देखना कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो गलत है आपका यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया था उन सबका करेक्ट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मूल और असंबद्ध लेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने कभी अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया होगा तो दोस्तों आपने देखा होगा कि उसके नीचे एक ग्रीन कलर का हरे कलर का साइन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये ग्रीन कलर का हरे कलर का जो साइन होता है एनक्रिप्शन तकनीकों के अंदर गिना जाता है। दोस्तों इससे क्या होता है, आपके यहाँ पर डिजिटल हस्ताक्षर इसको बोला जाता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर आपका यहाँ पर कहलाता है। बात करिए एनक्रिप्शन तकनीकों का प्रमाण करता है, यानी कि अगर आपका मूल्यवास वेरीफाई है या नहीं है, यानी कि अगर आपका मूल्यवास सही है या नहीं है, आपका ये कौन वेरीफाई करता है, वो आपका यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करता है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी इसमें दिख रहा होगा कि एमएस वर्ड 2010 में खालिस्तान एक स्थान या पार्ट का चयन करता है जिसे आप अपने नाम और भविष्य के संदर्भ में पहचानते हैं। तो दोस्तों में आपको आपने देखा होगा कि आपकी जो फाइल है, यानी कि आपके पास एक वर्ड है जो कि आपका बहुत ज़्यादा बार यूज़ आता है। दोस्तों आपको उसको उसे ढूंढने के लिए बार बार बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों आप उसको वहाँ पर बुकमार्क के अंदर सेव कर सकते हैं। यानी कि बात करें यहाँ पर जैसे अगर आपने गूगल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, यानी कि एक वेबसाइट है जो आपको बहुत ज़्यादा बार काम आती है, दोस्तों आपको बार बार वो भूल जाते हो कि कौन सी वेबसाइट थी, उसका नाम भूल जाते हो, तो दोस्तों आप उसको बुक मार्क के रूप में सेव कर सकते हो। यानी कि आपकी वो क्या होती है गूगल के अंदर सेव हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर विनवर्ड के अंदर भी चलता है, यानी कि अगर आपको कोई फाइल बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर मिसिंग हो जाती है, यानी कि मिस हो जाती है, आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो दोस्तों आप उसको बुक मार्क के रूप में सेव कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि पैन कार्ड, यानी कि आपको इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहली वाली क्लास देखी हुई तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी गलत नहीं करोगे। मैंने आपको उसके अंदर बताया था, जबकि जब भी आपका यहाँ पर आयकर सेवा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको यहाँ पर आंख बंद करके पैन कार्ड वाला ऑप्शन लगा के आना है, चाहे कैसा भी लिख रखा हो
पैन कार्ड वाला आंसर आएगा। इनकी बात करें यहाँ पर पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन से संबंधित होता है आपका क्या, आयकर सेवा है, ठीक है। आयकर सेवा के अंदर आप जाकर इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर जाकर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक वगैरह जो भी आपके करना होता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपका अपनी सिम दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का वैध उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक वैलिड ईमेल वो होती है जिसके अंदर आपके यहाँ पर एक तो @ आता हो एंड दोस्तों उसके बाद में @ से पहले कभी भी डॉट नहीं आता एंड दोस्तों स्पेस नहीं आता, ठीक है। ये एक वैलिड ईमेल होती है, इसके अलावा और कोई वैलिड ईमेल की क्या नहीं होती, पहचान नहीं होती। ये पहचान होती है कि @ आता हो एंड दोस्तों @ के पहले कभी भी स्पेस नहीं आएगा। जैसे अगर आप मैं मेरे नाम के बारे में बात करूँ तो राहुल अग्रवाल जैसे मेरा नाम है, तो राहुल और अग्रवाल के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आएगा एंड दोस्तों उससे के पहले क्या होता है, एक नंबर जरूर आता है, ठीक है। एक नंबर उससे पहले जरूर आता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ पर बात करें सबसे पहले ऑप्शन की, तो दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपको दिया है www.vmu.ac.in। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक वैलिड ईमेल का उदाहरण नहीं है होता है। ये क्या होती है, आपकी वेबसाइट होती है। इसका हम बात करें गूगल जो होता है वो सर्च इंजन होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी दिया, वो आपको दिया है rcit@vmu.ac.in। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये भी गलत है। अगर बात कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो वैलिड ईमेल के अंदर बात कर रहा है, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है। दोस्तों अगर आपके यहाँ पर एक्सटेंशन की बात करें @ईमेल के बाद में यहाँ पर @याहू आ सकता है, @विंग आ सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर @vmu.ac.in नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो भी गलत बात है। एंड दोस्तों बात करें ऑप्शन जो डी है, इसके अंदर आपको यहाँ पर IP एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। IP एड्रेस के अंदर एक खास बात होती है कि इसके अंदर शुरू के अंदर 3 वर्ड आते हैं डॉट से पहले, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आपका IP एड्रेस लिखा जाता है ABC.DEF डॉट, उसके अंदर यहाँ पर आपके कितने वर्ड हो सकते हैं, 2 3 5 10 15 20 कितने भी हो सकता है। यहाँ पर शुरू के जो 2 वर्ड होते हैं, यानी कि 2 जो डॉट से जुड़े हुए रहता है, इसके अंदर आपके होता है 3 लेटर आते हैं, ठीक है। जहाँ आपसे पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि वैलिड ईमेल का यानी कि एक वैलिड IP एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड दोस्तों इससे आपसे पूछता है कि वैलिड IP का कौन सा उदाहरण है, इसके अंदर आपसे पूछता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपके वैलिड IP का उदाहरण होता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसके अंदर जो अगर आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे अगर आपको यहाँ पे ऐसे लिखा होता है rcit@gmail.com, तो दोस्तों ये वैलिड ईमेल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा गलत हो रखा है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 है वो मिसप्रिंट है। दोस्तों मैंने फिर भी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है। बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि MOOCs का फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। जितने फुल फॉर्म है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर याद होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहेगी तो दोस्तों आपको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप इनको याद रख लेना। अगर आपने फुल फॉर्म वाली क्लास नहीं देखी है तो फुल फॉर्म वाली क्लास देख लेना, जिसके अंदर मैंने आपको 50+ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बताई हुई है। उसके अंदर से आपके यहाँ पर हर पूछा जाता है। अगर आपने उस वाली क्लास को नहीं देखा है तो उस वाली क्लास को देख लेना। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि सबसे मजबूत पासवर्ड का उदाहरण बताना है कि सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे मजबूत पासवर्ड वो होता है जिसके अंदर 8 लेटर आते हो। एक यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन से आपको 8 लेटर में कौन कौन सी चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो इसके अंदर एक यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर आना चाहिए। उसके हम बात करें यहाँ पर आपका एक स्मॉल लेटर आना चाहिए। उसके अंदर यहाँ पर आपका एक @ सिंबल कोई सा आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपका एक ना एक क्या होना चाहिए, नंबर आना चाहिए। तभी आपका क्या होता है एक वैलिड ईमेल यानी कि एक मौजूद पासवर्ड का क्या होता है उदाहरण होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है ABC 1 2 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं गलत है, क्योंकि इसके अंदर नंबर आ रहा है, ठीक है। स्मॉल लेटर आता है आ रहे, लेकिन कैपिटल लेटर यहाँ पर मिसिंग है। एंड दोस्तों इसके साथ में यहाँ पर कोई सिंबल भी आपका नहीं आ रहा है। सिंबल बोले तो यहाँ पर फैक्टोरियल वगैरह क्या होता है, यहाँ पर आपका सिंबल आना चाहिए, तभी आपका मजबूत पासवर्ड गिना जाता है। अगला जो दिया है वो आपको दिया VMU RCT, ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर आपके यहाँ पर 8 से ज़्यादा लेटर तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके क्या नहीं है, सिंबल नहीं है, उसके अंदर नंबर नहीं है। अगला दिया है आपको VMU@RCT। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, सिंबल भी और नंबर भी है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछ रहा है कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं UPI जो होता है वो आपने देखा होगा कि मोबाइल ट्रांजेक्शन है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जब आप किसी भी दुकान पर जाकर करते हो तो दोस्तों वहाँ पर आप क्या करते हो UPI करते हो। UPI बोले तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको पता होगा। एंड दोस्तों मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर किसी भाई बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको RCT से रिलेटेड ऐसी वीडियो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लेना, क्योंकि उनके अंदर से आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी नीचे में दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, इनकी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है
वो आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2010 में पीडीएफ के रूप में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। डॉक्यूमेंट के रूप में आप जो है अपनी फाइल सेव कर सकते हो। उसकी हम बात करें यहाँ पर 2010 में फाइल को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी होती है, तो दोस्तों बिल्कुल होती है। ऑप्शन ए भी ठीक था, ऑप्शन बी भी ठीक था। अगला जो दिया है वो आपको दिया है जीमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके अंदर आपको यहाँ पर अगला दिया है पीओएस टर्मिनल वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ पीओएस गलत है। पीओएस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल उसकी फुल फॉर्म होती है। क्या काम आता है, अगर आपने देखा होगा कि मॉल के अंदर आप जब शॉपिंग करते हो तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो आपका स्वाइप करने की जो मशीन होती है उसको बोल जाता है पीओएस, ठीक है। यानी कि पीओएस उसकी फुल फॉर्म होती है। वेब ब्राउजर नहीं होता। वेब ब्राउजर कौन होता है, जैसे क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी वगैरह क्या होता है आपके यहाँ पर वेब ब्राउजर होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि एमएस एक्सेल 2010 में एल लेन यानी कि लेंथ होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि इसका लेंथ कितनी है, यानी कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ही नहीं करना होता, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको करना है सबसे पहले इस डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आपको दे रखा है इसके अंदर जितने भी आपके यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं सबको गिन लेना। उसके बाद में जो आपका आउटपुट निकलेगा वही निकलेगा। बात करें इसकी तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो वी एक वर्ड हो गए इस प्रकार से, एमओयू यहाँ पर 3 वर्ड हो गए इस प्रकार से, टोटल 4 ये हो गए। अर्थ टोटल 5 वर्ड है। तो दोस्तों इसका आउटपुट निकलेगा आपका यहाँ पर 9, यानी कि 9 जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इनके ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। उसके अंदर अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी इसमें दिख रहा होगा कि राजस्थान के लिए सॉस यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपने पहले वाली क्लास ली होगी तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी इसको क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि राजस्थान के लिए क्लाउड आधारित जो सर्विसेज है उसके अंदर आपका यहाँ पर राजमेघ आता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टाइम किस में होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बुलेट और नंबरिंग टाइम जो होता है वो आपका यहाँ पर होम बटन के अंदर ही होता है, ठीक है। आप देखना उसके अंदर होम बटन जो होता है उसके अंदर ही आपको सबसे पहले यानी कि आपका यहाँ पर जो आपके लेटर वगैरह लिखे होते हैं, जहाँ पर आपके फॉन्ट वगैरह लिखे होते हैं उसके अगले वाला जो कॉलम होता है उसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, होम के अंदर मिलता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। और अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाता है। अगर आपकी कोई फाइल वगैरह उड़ जाती है तो दोस्तों आप उसको प्राप्त कर सकते हो। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन भी आप यहाँ पर पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ कई भाई बहनों को इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि ये थोड़ी क्या हो रखी है ब्लर हो रखी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं आपके साथ साथ में यानी कि इस क्वेश्चन को पूरा बोल रहा हूँ, आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है। एक सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, एक मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपके यहाँ पर प्रिंटर का उदाहरण होता है। बात करें यहाँ पर माउस ट्रैक बॉल जो होती है वो आपके यहाँ पर पॉइंटिंग जो उपकरण होता है उनके उदाहरण होते हैं। बात करें यहाँ पर जीमेल याहू मेल जो होता है वो आपके ईमेल आईडी के उदाहरण होते हैं। उसके हम बात करें यहाँ पर आपके सुपर मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर जो होता है वो आपके कंप्यूटर उदाहरण होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि 2 कॉलम दे रखा है, आपको मिलाना कौन सा गलत है कौन सही है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है एंड्रॉइड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एंड्रॉइड जो होता है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि पहले का यहाँ पर क्या आंसर आएगा दूसरा आएगा, यानी कि पहले का दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से ऑप्शन में। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, आगे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर अगला दिया था वो आपको दिया था क्रोम। तो दोस्तों आपको पता होगा क्रोम जो होता है वो आपका ब्राउजर होता है। उसके हम बात करें फेसबुक जो होता है वो आपका सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट होती है, यानी कि ऑप्शन जो पहले का यहाँ पर देख सकते हो पहले का दूसरा आएगा, दूसरे का पहला आएगा, उसके अंदर में यहाँ पर तीसरे का कौन सा आएगा थर्ड आएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने सेम पे दिख रहा होगा कि एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट में खालिस्तान डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। तो उसमें आपको बता दूं डेटा बिंदु का जो वास्तविक मूल्य होता है वो आपका यहाँ पर होता है ग्रिड लाइन्स का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज को पैराग्राफ में बाएं या दाएं मार्जिन से कितने दूर ले जाना है। तो दोस्तों वो आपका कहलाता है क्या, वो आपका कहलाता है इंडेट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे, उसके अंदर आपको क्या होगा ज्यादा ब्लर नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के उदाहरण होता है। तो दोस्तों आपको बता दो क्वेश्चन 23 के अंदर आपसे पूछ रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के क्या उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपने कभी मैथ पढ़ी होगी तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ए की पावर एक तो बी होती है और एक इस प्रकार से होता है, ठीक है। जब इस प्रकार से होगा तो दोस्तों इसको बोल जाता है सुपर स्क्रिप्ट और जब नीचे होगा इसको बोल जाता है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। यानी कि बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन की। तो दोस्तों
तो दोस्तों इस इमेज के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल मैच हमारी जो मैंने आपको अभी जो वो बताया था, एग्जांपल बताया था, उसके अंदर मैच कर रहा है। इनके ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। पहला जो है सुपर स्क्रिप्ट है, इसके अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। यानी कि बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सेकेंडरी मेमोरी वोल्टेज मेमोरी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपके हार्ड डिस्क वगैरह होती है, जिसमें आपका पूरा डेटा स्टोर होता है, वो आपकी क्या कहलाते हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। और दोस्तों इसके अंदर आपसे पूरा है कि सेकेंडरी मेमोरी वोल्टाइल मेमोरी होती है। तो दोस्तों वोल्टाइल मेमोरी वो होती है जो आपकी क्या होती है, एक अस्थिर मेमोरी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सेकेंडरी मेमोरी आपकी एक स्थिर मेमोरी ना कि अस्थिर मेमोरी, यानी कि वोल्टाइल मेमोरी नहीं होती, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद में आपको दिया है रोम जो होती है वो एक नॉन वोल्टाइल मेमोरी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रोम जो होती है वो आपकी अस्थिर मेमोरी होती है, ना कि स्थिर मेमोरी, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो भी गलत है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। यानी कि बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा, विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि विंडोज 10 के अंदर जो डेस्कटॉप आता है, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 वगैरह चलाई होगी, अगर विंडोज 10 नहीं चलाई है, अगर आपने विंडोज 7 चलाई होगी, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका जब टाइम वगैरह जो शो होता है उसके अंदर आपके यहाँ पर क्या होता है, पावर बटन जो होता है आपका स्टार्ट बटन होता है, वो आपकी जो जिस टेबल पर आ रही होती है, यानी कि जिस पट्टी पर आ रही होती है, उस पट्टी को क्या बोल जाता है, उस पट्टी को बोल जाता है आपके यहाँ पर क्या, टास्क बार, ठीक है। और जो आइकन क्या होता है आपके जो माई कंप्यूटर वगैरह देखा हुआ वो आपका क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो आपका यहाँ पर आइकन कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। उसका हम बात करें यहाँ पर फायरवॉल क्या होता है, वो आपके यहाँ पर रियल टाइम एंटीवायरस होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको विंडोज 10 के अंदर मिलता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि मॉडेम के लिए संक्षिप्त नाम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉडेम का संक्षिप्त नाम होता है, बता दूं मॉडेम का संक्षिप्त नाम होता है वो होता है आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर था। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ई-मित्र सेवा ई-मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा जा सकता, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके उपयोग से, यानी कि जिसका उपयोग आप ई-मित्र के माध्यम से नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बिजली पानी का भुगतान आप ई-मित्र के माध्यम से कर सकते हो, पानी का बिल का भुगतान कर सकते हो, दोनों अभी आप वर्तमान में कर भी होंगे। जैसे बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी था, यानी कि ऊपर के तीनों सही थे। उसके अंदर आपको यहाँ पर मोबाइलों के बीच में फाइलों का साझा किसी भी प्रकार से आप ई-मित्र के थ्रू नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हो, या एग्जेंडर पहले जो चलता था आप उसके थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान का उपयोग करके दो या दो से अधिक मोबाइल को उपकरणों के बीच में फाइलों का स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको दो या दो से अधिक मोबाइल के बीच में फाइलों का स्थानांतरण करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। इनके ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछा है कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कॉम्बिनेशन कुंजी वो होती है जिनका खुद का अलग से कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इनके महत्व नहीं होता, वो अकेले खुद काम नहीं करती, उनके साथ में जब तक दूसरी कुंजी नहीं दबाओगे वो काम नहीं करेंगे। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों एंटर जो होता है खुद काम करता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इनकरेक्ट है, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ भी सकते हो। अगला दिया आपको ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर स्पेस बार जो होता है खुद का मैथ होता है, F1 F10 F12 जो होती है वो आपकी फंक्शन कुंजी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक कुंजी नहीं होती, स्पेसिफिक कुंजी आपकी कहलाती है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। इसका इनके साथ में आपको और कोई ना कोई सी कुंजी दबानी पड़ेगी तभी वर्क करेंगे। अगर आप खाली कंट्रोल शिफ्ट या फिर ऑल्ट दबा के रखोगे तो दोस्तों अकेले जो होती है वो कुछ भी काम नहीं करती, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा जूम स्लाइडर का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा जूम स्लाइडर वो होता है जो जूम करता है, यानी कि जूमिंग एरिया को बढ़ा देता है, व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा देता है या घटा देता है, वो आपका क्या कहलाता है, जूम स्लाइडर कहलाता है। इनका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। एंड दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आरसीईटी से रिलेटेड ऐसी वीडियो और देखने नहीं मिलेगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको यहाँ पर आरसीईटी में जितनी भी आप की तैयारी वो आपको पता चल सके। दोस्तों इसके अंदर अब मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप सारी क्लास लोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पे 90% आराम से बनेगी, ठीक है। पिछली बार हमारे रिकॉर्डर रिजल्ट रहा है, यानी कि पिछली बार जो आपका आरसीईटी का बैच गया था उनसे आप पूछ लेना, या पिछली वाली जो वीडियोस थी आरसीईटी की आप उनके कमेंट पढ़ लेना, ठीक है। उन सबकी 90% बनी है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी सिम दिख रहा होगा कि एमएस एक्सेल 2010 में फ्रिज पेन कमांड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है फ्रिज पेन क्या होता है, आपके फ्रिज कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। यानी ये बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि रो और कॉलम को स्थिर रखने के लिए फ्रिज यानी क्या होता है, स्थिर रखना होता है, यानी कि स्थिर रखने के लिए, ताकि वे वर्कशीट पर स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना करे, इसके लिए
इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मान लीजिए एमएस एक्सेल 2010 में एमएस एक्सेल में सेल B1 B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान यानी कि कोई वैल्यूज़ है, उसके अंदर में इन सेलों में मौजूद मानों का न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए सही फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको इनके बीच में मिनिमम वैल्यू चाहिए तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगाने पड़ेंगे, मिनिमम वाली फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि स्क्रीन लॉक विकल्प में नो डाउट की एक श्रृंखला के साथ में एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो आपका कौन सा पासवर्ड कहलाता है। इनके अगर आपने अपने मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर देखा होगा कि आपके यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्या होता है, आपका इस प्रकार से पैटर्न होता है दोस्तों। अगर आप इस पर कोई भी पैटर्न बनाते हो तो दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, मोबाइल अनलॉक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के जो आपका स्क्रीन लॉक होता है वो आपका क्या कहलाता है, पैटर्न लॉक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा हो, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपका अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एसएसओ का क्या उद्देश्य होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसएसओ क्या होती है, आपकी एक आईडी होती है जिसके थ्रू आपके होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा वर्तमान में जितनी भी योजना संचालित है उनका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर एसएसओ आईडी जो होती है किसी भी हेल्प डेस्क की लागत को कम कर देती है। उसके हम बात करें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके अंदर आपको यहाँ पर ग्राहक संतुष्टि को बढ़ा देती है। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया उत्पादकता को बढ़ा देती है। उसके अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन जो डी दिया है वो आपको दिया ये सभी। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा, एमएस पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में खालिस्तान को नहीं डाला जा सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एमएस पावर पॉइंट के अंदर आप यहाँ पर वीडियो फाइल डाल सकते हो, ऑडियो फाइल डाल सकते हो, गणितीय समीकरण डाल सकते हो, लेकिन मॉडल नहीं डाल सकते। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपका आरसीटी के टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आई होप आपने पूरी क्लास देखी होगी। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।